हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल केम लाइट। सो आज हम लोग पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया तो आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें मैंने कवर किया हुआ है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं वो तो लग ही जाएंगे। ठीक है। और अभी नीट आपका 5 तारीख को है, बहुत पास में आ गया है, तो इस समय आप लोग घबराइएगा नहीं। बस इस फॉर्मूला को एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिएगा, आपका लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस में होते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। अब सेकंड क्या है कि वाई मैप क्या किसका दिया गया, मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर गैस के वॉल्यूम के टर्म में दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है। और अगर नंबर निकालना हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लैश एटम्स, तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन ए क्या है, अवोगाद्रो कांस्टेंट है, और एन ए की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो ये चीज होगी। और सेकंड क्या है, डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या आता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात आती है, तो क्या आती है कि मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। डेंसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखते हैं तो रो क्या है, डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू पीएम बाई आर टी। इसको हम लोग ड्राइव करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, तो बस आप लोग इसको याद कर लीजिए, रो इक्वल्स टू पीएम बाई आर टी। ठीक है। तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी सीधे सीधे अगर आप लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे आप लोग, मॉलिक्यूलर गैस, मोलर मास ऑफ गैस क्या है, एम डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। और मोलर मास ऑफ गैस क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मोल मोल एनालिसिस। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मोल कैसे निकालते हैं। और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, सल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो मोलैरिटी होती है, तो यही दिया हुआ है। अगर वेट दिया हुआ है सल्यूट का, तो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, मोल हो गया, इनटू वी इन एमएल। अगर एमएल में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो सिमिलरली ये मोलैरिटी का है, और मोलैलिटी का भी ऐसे ही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है, इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है। सोल्यूशन का मास नहीं होता है, सॉल्वेंट का केवल मास होता है, इंटू 1000। ठीक है। बाकी मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर कोई दो चीजें हैं सोल्यूशन में, ए प्लस बी, तो टोटल मोल इनका अपॉन, अगर मान लो हम लोग को एक्स, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो एक्स ए दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ ए एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है। ये चीज हम लोग करेंगे। तो ये दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन x1 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन टोटल। ठीक है। और x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, दैट मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कैलकुलेशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन एमएल इंटू 100। ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन होना चाहिए। डिराइव द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो एक कन्वर्जन है कुछ, ठीक है, जिन पे डायरेक्ट
क्वेश्चन में आता है कि मोलैरिटी से हम लोग मोलैरिटी कैसे फाइंड करें, डेंसिटी दिया गया है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। बेसिक आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बेसिक जो फॉर्मूला है ना, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का, ये आपको पता रहना चाहिए। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो आप सारी चीजें इसको डिराइव कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मोलैरिटी इंटू मोलैलिटी, एम इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई थाउजेंड, पी माइनस एम एम टू, ठीक है। पी क्या है? डेंसिटी है सोल्यूशन की। एम वन एंड एम टू क्या है? मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। और कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी है। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी है, ठीक है। एक्स वन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स टू क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब क्या है? एवरेज मीन और मीन एटॉमिक मास पूछ देता है कभी कभी। तो होता क्या है ये, अगर कोई भी, मान लो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35.5, ठीक है। अब मान लो कि 35 एटॉमिक मास जो आइसोटोप्स है, वो नेचर में प्रेजेंट है 90%, ठीक है। और जो 37 वाला है वो 10% प्रेजेंट है। तो अगर इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे हम लोग? 35 into 90 प्लस 37 into 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो वही चीज दिया, ए एक्स इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी AN xN डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। एवरेज मीन एटॉमिक मास इस तरीके से निकालते हैं, और मीन मोलर मास भी इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? सीधे सीधे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ई क्या होता है? एटॉमिक वेट और मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, और इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन किसी भी एटम के, तो क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि H2SO4 ने क्या दिया? 2H+ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना H प्लस दे रहा है? 2H+। H2SO4 क्या है? एसिड है। एसिड क्या करेगा? H+ देता है, तो इसकी बेसिसिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ H+ गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेस में भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है हमको, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड अपॉन लॉस्ट, जो यही दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको निकालते हैं हम लोग है मोलैरिटी से। क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अगर मान लो कि 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन दिया है, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकाला है 2, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? 1 into 2, दैट इज 2 नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। अब नेक्स्ट क्या है? कि कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, जो मैं बता चुका हूँ आपको। एन फैक्टर एसिड क्या होता है? बेसिसिटी होता है। नंबर ऑफ H+ एंड फर्निश्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। और एन फैक्टर ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एसिडिटी, जिसको माइनस गिवन बाई बेस पर मॉलिक्यूल। और एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है? N1 = N2, N1V1 = N2V2। जनरली हम लोग लगाते हैं जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है? N1V1 = N2V2। और अगर N1 को चेंज करें तो क्या हो जाएगा? स्मॉल n1 × M1, दैट इज वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, एक चीज यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर जो है सिलेबस से हट चुका है। लेकिन ये चीज, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, ये पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है? मोल कॉन्सेप्ट में। आप लोग को लगेगा कि ये चीज बाहर से आई है, या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, हाइड्रोजन हट गया तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्या कर सकता है? पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार बस ध्यान से देख लीजिए। कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। 20 वॉल्यूम H2H2। अब क्या दिया है? 20 वॉल्यूम H2O2। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल, ठीक है, 1 लीटर H2O2 कितना देगा, 20 लीटर ऑक्सीजन देगा एट एसटीपी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 5.6। मोलैरिटी निकालेंगे, सीधे सीधे H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो 5.6 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11.2, ठीक है। अब इसी तरीके से हार्डनेस की भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जनरली हार्डनेस आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हार्डनेस इन पीपीएम इक्वल्स टू मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर इनटू 10⁻⁶, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स से जो जो चीजें पूछ सकती हैं, क्या क्या पूछ सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो dt क्या है, जीरो हो गया, मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया, ठीक है। सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू जीरो हो गया इस केस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आईपीएससी साइन कन्वेंशन हीट एंड वर्क का हम लोग देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अलग होता है थोड़ा सा, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, निगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि आपसे दे दिया कि हीट गेन्ड और लॉस्ट दे दिया, वर्क डन और वर्क डन बाय द सिस्टम दे दिया, तो आपको पूछ दिया कि डेल्टा यू निकालो, या क्यू क्यू दे दिया, डेल्टा यू दे दिया, वर्क पूछ लिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी, E इक्वल्स टू F/2 nRT, और डेल्टा E इक्वल्स टू F/2 nR डेल्टा टी, ठीक है। अब एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट गैस, ठीक है, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, पॉलीटॉमिक जैसे नॉन लीनियर उसके लिए क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ हीट क्यू, टोटल हीट कैपेसिटी सीटी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डी क्यू बाई डी टी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ज्यादा है पूछता है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, मोलर पूछ दिया मतलब एन आ जाएगा, ठीक है, सेम सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। ये फिजिक्स में ज्यादा पूछता है। सीपी इक्वल्स टू गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, सीपी क्या हो गया, आर अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख दीजिएगा, क्या ये डायरेक्ट पूछ देता है। और सीपी बाई सीपी की वैल्यू क्या होती है, गामा के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये भी फिजिक्स में पूछता है। अब देखिए क्या है कि वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन सेस कंप्रेशन ऑफ गैस, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे पीवाईक्यू पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इस पे कर लीजिए। क्या होता है, डब्ल्यू प्लस टू माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। तो पहले जो वैल्यूम होगा उसको नीचे लिखेंगे, तो जो बाद वाला वैल्यूम रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। और इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग नेचुरल लॉग बेस 10 में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आइसोकोरिक मतलब वैल्यूम चेंज जीरो हो गया। अगर वैल्यूम चेंज जीरो हो गया तो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू प्लस टू पी, क्योंकि पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, पीवी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग टेम्परेचर के टर्म में फाइंड करना है तो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है,
तो टेम्परेचर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई, अगर हम लोग वॉल्यूम को हटा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू फाइंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। और अगर इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो अगर पी टू वी टू हटाना है तो क्या लिख देंगे, एनआर टी टू, तो वही लिखा है एनआर इन कैप इन ब्रैकेट टी टू माइनस टू डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलरली इरिवर्सिबल में क्या हो जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, जो मैंने बताया कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। ठीक है, क्या फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल एंड सिंस पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू जी। फ्री एक्सपेंशन मतलब हमने छोड़ दिया, गैस एक्सपेंड कर रही फ्रीली। उस केस में भी क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, हमको प्रेशर लग ही नहीं रहा है, उस पर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, उस समय वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हीट भी सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यू भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है जनरली एन आर डेल्टा टी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ सेम वही दिया, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है ये, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इंथैल्पी, इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से। तो चेंज इन थैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस से। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और जो फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछता है, दे दिया कि क्या NH3 थ्री गैस है। ठीक है, टू मोल्स ऑफ NH3 गैस डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, N2 प्लस 3H2 गैस। ठीक है, अब इस केस में हमें सबसे पहले डेल्टा एनजी बताइए। डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस कितना है, 2, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 RT। दैट मीन्स रिलेशन पूछ देता है कि डेल्टा एच यू से बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आए हुए हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख के भी पूछ देता है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस इनवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ ही रहा है यूनिवर्स की, तो हमेशा जीरो से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी होती है। ठीक है, सेम सेम। ठीक है, अब एक चीज और है कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या होती है, आर के बराबर होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। ये बहुत कम आएगा। ठीक है, कभी कभी आ सकता है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तभी आएगा, नहीं तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट इन कंपाउंड इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसपे क्या होता है कि सारे एलिमेंट की एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को निकालते हैं, डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। डेल्टा जी की वैल्यू से हम लोग क्या निकालते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे वही चीज दिया है कि अगर डेल्टा जी सिस्टम क्या है, निगेटिव है, लेस देन जीरो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो क्या होगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर जीरो है तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि डेल्टा जी बोल देगा कि इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, तो टेम्परेचर बताओ कि कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम हो, या कितने टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको जीरो रख के इन दोनों को इक्वेट करके जो टेम्परेचर आएगा उससे ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हम लोग क्या किससे बताएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ 10 के। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डब्ल्यू नेट दैट इज इक्वल्स टू 2.303 एन आर टी लॉग 10 वेस्ट 10 V2/V1। और हमेशा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एलिमेंटल स्टेट में डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। और अगर पूछ दिया कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट एफ क्या होता है, जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री से दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ M2 माइनस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ M1। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हीट एटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको Cp इंटू डेल्टा टी भी बोलते हैं। और अगर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा हो तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करना होता है टू गेट दिस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट से तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ठीक है। तो वही चीज दिया है कि डेल्टा एच रिएक्शन क्या होना चाहिए, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। पॉजिटिव आ रहा है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, दैट मीन्स रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, इतना ध्यान, बस ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। एंड डेल्टा एच प्लस निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा एच, किर्चॉफ इक्वेशन, कोई फायदा नहीं है याद करने से। और क्या है इसमें, रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू जितने भी सब फॉर्मेशन प्रोडक्ट में जितने भी होंगे, बन रहे होंगे, उनके डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन माइनस ऑफ जितने रिएक्टेंट में बन रहे होंगे उनसे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, estimation of enthalpy of reaction from bond enthalpy। ठीक है, डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, enthalpy required to break reactant into gaseous atom माइनस enthalpy released to form product from the gaseous atom। तो इसमें आप लोग एक चीज समझ रहे हैं, क्या है, सबसे पहले मान लो कि क्या है, H2 प्लस Br2 मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ HBr। ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्ड इंथैल्पी किसकी लिखेंगे, H2 प्लस Br2 की, क्योंकि सबसे पहले रिएक्टेंट की लिखेंगे। तो डेल्टा एच यहाँ से क्या निकालेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बी आर बॉन्ड माइनस 2, क्योंकि इसको भी लिखते हैं कोएफिशिएंट को, 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच बी आर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा एस निकालते हैं। ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डेल्टा एच नॉट रेजोनेंस इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट एफ एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच नॉट कैलकुलेटेड। अब नहीं पूछता है। ठीक है। सिमिलरली अब केमिकल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं हम लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आर एफ इक्वल्स टू आर बी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। और के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ डिवाइडेड बाई के बी। ठीक है। अब के बाई के बी को कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, सी प्लस टी, कंसंट्रेशन इसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, तो केसी क्या हो जाए, सी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहले टू द पावर कोएफिशिएंट डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाई ए स्मॉल ए डिवाइडेड बाई डी, सॉरी बी स्मॉल बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए।
इसका वैल्यू देगा। और हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अगर पर लीटर में दिया, क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है तो आप लोग मानेंगे कि 1 लीटर दिया। अगर वॉल्यूम दिया है तो हमेशा मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि ए कंटेन 2 मोल इन 2 लीटर, तो टू नहीं रख देना है डायरेक्ट, ठीक है। क्या रखना है, 2/2 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर में सेम क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कर देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के एक्स, तो क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल्स टू एक्स सी एक्स पी एक्स डी, सेम चीज है मोल फ्रैक्शन के टर्म, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है केपी एंड केसी के बीच में। क्या है, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले पिछले बताया था कि डेल्टा एन जी निकाल के क्या करना है, केपी और केसी कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक क्वेश्चन आता है पूछ देता है। ये फॉर्मूला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केपी और के एक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, केपी इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आप लोग मोल फ्रैक्शन से केपी की वैल्यू निकाल लेंगे बिना पार्शियल प्रेशर फाइंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉग के टू बाई के वन इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि के टू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जो ऊपर वाला रहेगा उसका टेम्परेचर पहले आएगा, ऊपर वाला रहेगा उसका टेम्परेचर बाद में आएगा। अगर के टू ऊपर है तो T1 पहले, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 माइनस आर टी लॉग के, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी टाइम पे अगर हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम, सॉरी, रिएक्शन क्वेश्चन, तो क्या होता है वो, Q इक्वल टू सी सी डी डी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट चाहिए तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने एक वीडियो पढ़ाया हुआ है, 50-55 मिनट का है। उसमें मैंने सारी चीजें समझाई है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अगर नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 है, ठीक है, अगर मोल्स कितना है, 1 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे डिसोसिएशन के बराबर होगी, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा क्या होता है, डी माइनस टी। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वैसे आता नहीं है उतना। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि फैक्ट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू डिस्टेंस और डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस that change any of the factors that determine the state of equilibrium, the system will react in such a way as to minimize the effect of disturbance। और स्ट्रेस से क्या हो सकता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि जो जीवन में स्ट्रेस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है कि रिएक्शन में जो भी स्ट्रेस आती है वो चीजें के पूछा गया है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। अगर रिएक्टेंट बढ़ा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रोडक्ट बढ़ा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम दिया है, if volume is increased, pressure decreases, reaction will shift in direction in which pressure increases, that is in the direction which number of moles of gas increases and vice versa। ठीक है, इस चीज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ है। समय कम है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसलिए अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ। डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और डेल्टा एन की वैल्यू जीरो से कम होगी तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। और अगर जीरो है डेल्टा एन जी तो रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रेशर का भी यही है, अगर प्रेशर बढ़ा इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा प्रेशर को, क्योंकि डिस्टरबेंस कम करना चाहता है। तो हेंस इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज आर फॉर्म, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन भी दिया हुआ है सेम, कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सेम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वही चीज होता है, ठीक है, जो पिछला दिया हुआ था। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट वही होता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि
आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेम। तो क्या हो जाएगा, लॉग के1 बाई के2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट ऑफ 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T। अब यहाँ पे के1 पहले है तो यहाँ पे क्या हो गया, T2 हो गया। अगर यहाँ पे के2 ऊपर होता तो T1 पहले आता, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी प्लस 2.303 लॉग वेस्टर्न क्यू, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एलन के वर्सेज 1/T पे प्लॉट ड्रा करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर आएगा। इंटरसेप्ट क्या आता है, डेल्टा एस नॉट बाई आर आता है, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब कि डेल्टा एस एच ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन वैल्यू क्या आएगी, रिएक्शन की तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगा, ठीक है। और अगर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज रिएक्शन इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन शिफ्ट होगा बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निगेटिव है, लेस देन जीरो है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। और क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली फॉर्मूला बेस्ड आता है, आपके में बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। डिसोसिएशन कांस्टेंट स्टॉल डिल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, के ए दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 - अल्फा क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा, तो के ये क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। सी क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर दैट इज मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या है, वीक वीक बेस के लिए सिमिलरली क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी। हायर द वैल्यू ऑफ के एंड के बी स्ट्रॉन्ग इज द एसिड एंड बेस। जितना ज्यादा के एंड के बी की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर होगा। और के क्या होता है, के दैट इज माइनस, एक होता है पीके एंड पीकेबी। तो पीके क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के एंड पीकेबी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो जितना ही ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतना ही कम क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब क्या एक्टिविटी एंड पीएच स्केल। तो पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है। पीएच क्या है, एच प्लस ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब क्या है, पीएच क्या हो सकता है, पीएच माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच क्या हो सकता है, माइनस लॉग एच माइनस, पीके क्या होता है, माइनस लॉग के, पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग के बी। डायरेक्ट एच प्लस को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस पीएच, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इन प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एच प्लस जितना होता है उतना ओ एच माइनस होता है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 55.55 आता कैसे है, मोलरिटी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 18, इसी से आता है 55.5, ठीक है। 1000 ग्राम हो गया, और 18 क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट 1 लीटर में लेते हैं तो इसलिए इतना आता है मोलरिटी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, के डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। इसकी वैल्यू आती है 10 - 14 और ये आती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से एच प्लस की वैल्यू क्या आती है, 10 - 7 और ओ एच माइनस की वैल्यू क्या आती है, 10 - 7। तो अगर न्यूट्रल मीडियम है तो क्या होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए। एसिडिक है तो पीएच क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या हो गया, सीधे अल्फा इक्वल टू वही हो गया, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन। ये सब हम लोग को के बी वाटर का बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। 1.8 इंटू 10 - 16। अब क्या है कि के इंटू के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, पी के प्लस पी के बी दैट इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू 14। सेम वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 - 6, तो एच प्लस आयन वाटर के केस में नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर 10 - 6 से कम है तो क्या करेंगे, वाटर के साथ निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कैसे निकालते हैं, पीएच पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है। सिमिलरली बेस का भी है,
इसमें क्या करेंगे, पीओएच निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पीएच क्या निकालेंगे, 14 माइनस पीओएच, ठीक है। अब अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग सोल्यूशन का मिक्सर बना रहे हैं तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। और मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी दैट इज एम फाइनल इंटू वी फाइनल दैट इज इक्वल टू M1V1 प्लस N2V2। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का भी निकाल सकते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का निकालना है तो क्या होगा, इस तरीके से है, N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर N2V2 बड़ा है तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, तो N2V2 माइनस N1V1, ठीक है। पीएच ऑफ ए वीक एसिड मोनोप्रोटिक, के क्या होता है, के अल्फा, अल्फा क्या होता है, अंडर रूट के बाई सी। तो डिल्यूशन पे अगर सी कम हुआ, कंसंट्रेशन कम होता है तो अल्फा बढ़ेगा, तो एच प्लस क्या होगा, कम होगा, तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। पीएच ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए पॉलीप्रोटिक वीक एसिड क्या होगा, पीएच इक्वल टू माइनस हाफ pKa1 माइनस लॉग सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, जल्दी पूछता नहीं है। पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन, ठीक है। तो एच प्लस क्या हो जाएगा, C1, ये भी नहीं पूछता है, ये भी नहीं पूछता है, ठीक है। जो साल्ट हाइड्रोलिसिस है ये आपको पूरी स्लाइड क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एनायनिक होता है। केएच क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, KW/K, यहाँ हो जाएगी। तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW/KC। तो पीएच कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग सी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो कैटाइनिक होता है, KW/KB हो जाएगा, अंडर रूट KW/KBC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेस में बहुत होता है, एनायनिक कैटायनिक दोनों, तो क्या हो जाएगा, KW/K इंटू KB। और यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ pKb, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में पीएच पूछ सकता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोलाइज तो होगा ही नहीं, तो पीएच क्या आता है, सेम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जनरली पीएच इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK3 प्लस log C, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फी प्रोटिक एनायन केटायन इज नॉट हाइड्रोलाइज, तो सिमिलरली उसी तरीके के एम्फी प्रोटिक का मतलब, एम्फी प्रोटिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे, ठीक है। तो H3PO3 का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ pK माइनस log C, चलिए इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बफर सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, ठीक है। बेसिक क्या हो जाएगा, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कंजुगेट एसिड। और एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपन एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीओएस निकालेंगे, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बेस, और फिर पीएच निकालेंगे कैसे, 14 माइनस ऑफ पीओएच, ठीक है। बफर कैपेसिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिकेटर अगर आ गया तो जनरली आप लोग ये देख लीजिए, पीएच क्या होता है, PKHN प्लस लॉग ऑफ आयनाइज फॉर्म ऊपर होता है, अनायनाइज फॉर्म नीचे होता है, ठीक है, आता नहीं वैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर, NaOH Na2O3 NaCO3, इतना पूछता नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, H प्लस इक्वल टू अंडर रूट K1 इंटू K2, पीएच क्या हो जाएगा, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। इंपॉर्टेंट आपका जो है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इतना छोटा सा लिखा गया है, इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका BSO4 है, ठीक है, डिसोसिएट हुआ Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। तो इसकी सॉलिबिलिटी हम लोग आयन में टूट रहा है, सॉलिड है ये, और ये एक क्वेश्चन, तो ठीक है, सॉलिबिलिटी की इसकी होती है, एक आयन की होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी सॉलिबिलिटी यस, इसकी भी सॉलिबिलिटी यस। तो केएसपी क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस इंटू एस, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो कि BaCl2 का लिखना हुआ, तो क्या लिखेंगे, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस,
तो इस केस में केएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, टू एस हो जाएगा। तो यहाँ पे केएसपी हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एस इंटू टू एस का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, फोर एस क्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जितना भी आएगा वैसे कर लेंगे। तो वही चीज है, केएसपी इक्वल टू एक्स एस इंटू एक्स इंटू वाई एस इंटू वाई। ठीक है, तो ये चीज है, इसीलिए आप लोग एज ए एग्जाम्पल इसको समझ के कर लीजिएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अगर के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अगर के आई पी और के एस पी बराबर होगा तो सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है एसिड एंड बेस से, एक आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो इसलिए 3-4 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो इस बार भी आने की बहुत ही ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से डिनोट करते हैं। और पाई क्या होता है, सीआरटी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और मोलैरिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। और टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब कि टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस केस में क्या हो सकता है, पाई वन इक्वल्स टू पाई टू। तो उस केस में क्या होता है, सी वन इक्वल्स टू सी टू होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 21 केस का है आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होता है कि पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, फर्स्ट सोल्यूशन हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड सोल्यूशन। सिमिलरली हाइपोटोनिक का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्लैश ऑब्जर्व स्लैश एक्चुअल स्लैश एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होता है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, एसोसिएशन के केस में लेस देन वन होती है। क्यों होती है, क्योंकि एसोसिएशन में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दो चीजें मिलके, दो से ज्यादा चीजें मिलके एक बना रही हैं, तो कम ही होगा, डेफिनेट है कि क्वांटा फैक्टर कम होगा। डिसोसिएशन का मतलब कि आयन क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या होगा इसमें, एक से ज्यादा हो। और हमेशा क्या है, अगर आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमेशा पाई, अगर किसी भी तरीके का कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमेशा अगर पाई है तो पाई इक्वल्स टू पाई सी आर टी लिखेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्यूट के केस में क्या होती है, वन होती है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्या होती है, आई ऑलवेज वन। ठीक है, अब क्या है रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, आई इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो NaCl है, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस। नंबर ऑफ आयन इस केस में कितना है, टू है। NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा, वन आ जाएगा। ठीक है, और अगर अल्फा और वन, अल्फा क्या है, वन है, तो आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नंबर ऑफ आयन के बराबर होती है, तो इस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, आप पूछिए आपकी NaCl इज 70% डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू 0.7 लगा के हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आई इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। और डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोसिएशन किसको दिया, बीटा से डिनोट किया है। ठीक है, तो आई क्या होगा, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू बीटा। इसी तरीके से क्या होगा कि CH3COH डाइमराइज होता है, तो 2 मोल्स ऑफ CH3COH डाइमराइज हो गया CH3COH में, यहाँ पे 2 मोल्स में CH3COH प्लस CH3COH। तो इसी तरीके से यहाँ से भी बीटा निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर क्या है, P है, बाद में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, तो बाद का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब P इज ग्रेटर देन, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या निकाल लेंगे, डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P माइनस PS, जो यहाँ पे दिया हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्फ लॉ ने क्या कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P माइनस PS डिवाइडेड बाई P दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी, दैट इज डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एम, दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट। एन क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट। और कैपिटल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं दी गई है मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है? पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, दैट इज इक्वल टू मोलेलिटी इंटू एम बाई थाउजेंड। अब क्या, अगर सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? सीधे सीधे पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी, दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वही चीज दिया है कि सॉल्यूट अगर एसोसिएट हुआ डिसोसिएट होगा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा एलिवेशन होता है। उसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, उसकी वैल्यू क्या होती है? आई इंटू के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी है। के बी क्या है? एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, तो के बी ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होती है? 1.86 होती है, ठीक है। आई क्या हो गया? वांट ऑफ फैक्टर हो गया। और डेल्टा टीबी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा टीबी प्लस टू, क्या लिखते हैं? टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बीपी ऑफ सोल्यूशन। और टी नॉट बी क्या है? प्योर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जनरली वाटर के साथ लेते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहता है 100 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो कैसे निकालते हैं पूछता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। सॉरी, के बी की वैल्यू क्या होती है? 0.52 होती है, ठीक है, वाटर के केस में। और एक कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, और के एफ की वैल्यू क्या होती है वाटर के केस में? 1.86। और डेल्टा टी एफ क्या होता है? यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। दैट मीन्स जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होता है, सोल्यूशन का कम होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? राउल्ट ऑफर आयनरी बाइनरी आइडियल मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। तो क्या हो गया? पी क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? एक्स ए इंटू पी नॉट ए, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर वेपर प्रेशर। इसी तरीके से पीबी के लिए क्या हो गया? एक्स बी प्लस पी नॉट बी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर क्या आ गया? पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इन पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली गैसियस रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकता है? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सर विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। उस केस में क्या होता है? डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। डेल्टा जी मिक्स क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो सेम नेचर वाले जितने भी होते हैं क्या बनाते हैं? ये आइडियल सोल्यूशन मिक्सर बनाते हैं। अगर ए का इंटरेक्शन और बीबी का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन के बराबर है, दैट इज बेंजीन प्लस टोलुइन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, C2H5Br प्लस C2H5I। नेक्स्ट क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन, दैट मीन्स विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो हो रहा है इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर को सम करने से क्या हो रहा है? उससे ज्यादा है। दैट मीन्स पीटी क्या हो जा रहा है? इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब दोनों का अगर पार्शियल प्रेशर मिला रहे हैं तो उससे ज्यादा हो जा रहा है। दैट मीन्स जो इंटरेक्शन है, ये पहले का इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है। बाद का इंटरेक्शन क्या हो गया? स्ट्रांग नहीं है उतना, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है सोल्यूशन का, तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा? पहले क्या होता है? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर से बाद में क्या हो जाता है? वीकर इंटरेक्शन की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स
पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच एक्स मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी मिक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पहले स्ट्रॉन्गर हो बाद में वीकर बनाना हो तो CH3OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दे रहे हैं। सिमिलरली C2H5OH में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में चला जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जा रहा है। तो जिस किसी में इंटरेक्शन क्या हो जाए बाद में वीक हो जाए तो क्या होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव डेविएशन। इस केस में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम बनेगा, दैट इज पीटी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जा रहा है, इस केस में स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाए, दैट मीन्स पहले तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, बाद में क्या हो जाएगा, कम बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। बाद वाला क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा एच मिक्स क्या हो, निगेटिव, डेल्टा वी मिक्स निगेटिव। अब देखिए दोनों में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स उसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। उसमें पॉजिटिव में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स निगेटिव, इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी मिक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव, फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, वीकर SCOH, कुछ कोई वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करा ले रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, तो बाद में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो जा रहा है। सिमिलरली H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, बहुत पूछता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो जा रहा है। सिमिलरली CH CH CI3 और Cl3 है ये, ठीक है। CH Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। इन दोनों का बाद में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, तो इंटरेक्शन क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्गर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ निगेटिव डेरिवेशन। नेक्स्ट क्या है, इमिसिबल लिक्विड के लिए ये सारे केस भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इमिसिबल जनरली क्या होगा, नॉन वोलेटाइल के बारे में पूछा गया है, तो ठीक है। पीटी क्या होगा, पीए प्लस पीबी, पीए क्या होगा, पी नॉट एक्स ए, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। हेनरी लॉ क्या होता है, दिस लॉ डील्स विद डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ एम दैट इज इक्वल्स टू के एच इंटू पीजी, ठीक है। एफ जी इक्वल्स टू के एच इंटू पीजी। एफ जी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन गैस फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी तो अब क्या है कि सिलेबस में नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी के हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। रेट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। हमेशा किसी भी चीज का रेट निकालना है तो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम, इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एवरेज रेट क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डीसी बाई dt माइनस dr बाई dt। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस dr बाई dt, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्लस dp बाई dt। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लो कि N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बना, 2NH3। तो रेट क्या होगा, रेट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dN2 बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 ऑफ dH2 बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ dNH3 बाई dt, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेट लॉ, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। रेट लॉ में रेट क्या हो जाएगा, के दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, जो भी होगा उसके पावर जो ऑर्डर हो जाएगा n, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, Ma1 प्लस M2 भी प्रोडक्ट बना रहा है तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, P ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A टू द पावर P एंड B टू द पावर
क्यू। तो आर की वैल्यू क्या होगी, के ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर क्यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिया है। ठीक है, सी नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, सी टी और ए माइनस एक्स क्या होता है, टाइम टी पे होता है। जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन के लिए रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो इक्वल टू कांस्टेंट। तो के क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। तो सी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी नॉट माइनस के टी। ठीक है, इस केस में यूनिट ऑफ के क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, सी नॉट बाई के। ठीक है, टी हाफ क्या होता है इस केस में, सी नॉट बाई टू के। दैट मीन्स इस जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ, ए से प्रोडक्ट बना तो उस केस में टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए इनिशियल अपॉन जितना डिसोसिएट होके बचा ए माइनस एक्स। सिमिलरली वही दिया है, के इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। टी हाफ इस केस में क्या होता है, एल एन टू बाई के, दैट इज 0.693 बाई के। दैट इज क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। एवरेज क्या निकालते हैं, टी एवरेज दैट इज 1/क्यू, 1.44 इंटू टी हाफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकता है इसका, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पूछता तो है नहीं वैसे। ठीक है, एक चीज और इसमें है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो के की यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की, वो क्या होती है, टाइम इनवर्स होती है। ठीक है, टाइम इनवर्स दैट मीन सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप लोग क्या बता सकते हैं, कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज आर क्या दिया, के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी सी टू द पावर सी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के टर्म में क्या हो जाएगी, अगर पूछा कि ए के टर्म में कौन सा ऑर्डर है, तो ए के टर्म में कौन सा ऑर्डर होगा, क्यू, बी के टर्म में बी, सी के टर्म में सी। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्यू प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू प्लस बी प्लस सी होना चाहिए यार। क्वेश्चन में ए दिया है तो इसको ए ही मान लो आप लोग भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हाफ लाइफ निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, मेथड ऑफ हाफ लाइफ। जनरली हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी में पूछता था। ठीक है, हाँ ये हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन आर नॉट एन माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, के दैट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए। क्या है कि K1 और K2 रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 को दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ K2 बाई K1 दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस T2। अगर K2 के वाला टर्म में 2 है तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे काफी सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी बनते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि एल एन के और 1/t के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करना हुआ तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप आता है। ठीक है, ग्राफ स्लोप क्या होता है यहाँ पे, माइनस ए बाई आर, अगर एल एन लिए। ठीक है, लॉग लेंगे तो -2.303 नीचे आएगा। ठीक है, क्या है ये, के इक्विलिब्रियम क्या है, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस एल एन ए एफ बाई ए पी। तो वही है, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं, क्या होता है बस
डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या है कि ई सेल को क्या लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं एनोड का, तो क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होना है, फॉर ए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस, दो तीन चीजें ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग सही लिख लेता हूँ मैं पहले। हमेशा ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराना है तो हमेशा ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक ट्रिक है कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में ई निकालना है, ई सेल निकालना है, तो आप लोग को लगता होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्या है पॉजिटिव निगेटिव, बहुत वो क्या होता है, दिक्कत आती है। तो हमेशा इस तरीके से करिए कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो ट्रिक है, जनरली काम कर जाता है, ठीक है। मैं जनरली ट्रिक नहीं बताता हूँ इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन जहां तक कि नीट में क्वेश्चन आया उसमें हमेशा पॉजिटिव ई सेल आया हुआ है, तो ठीक है। जनरली जो भी पूछता है स्पॉन्टेनियस के लिए पूछता है, तो आप लोग ई सेल पॉजिटिव रख के क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस होता है तो ई सेल की इस तरीके से निकाल लिए कि पॉजिटिव हो जाए। और डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए हमेशा। ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है? एसआरपी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? ग्रेटर द एसआरपी वैल्यू, ग्रेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो आप लोग। ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट होता है। और हम लोग क्या लिखते हैं? आर 2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू क्या लिखते हैं? 0.0591। आर क्या होता है? 8.314। एफ की वैल्यू क्या होती है? 96,500 कूलम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? टेम्परेचर टी क्या होता है? जनरली 298 केल्विन पे लेते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एट केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी मैं बता चुका हूँ, जीरो होता है, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस टर्म में लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.051। ई सेल क्या आ जाएगा? E naught of cell that is equals to 0.0591 और 0.06 डिवाइडेड बाय m log k equilibrium, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला ये होता है। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? ए सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो फॉर ऑल कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल ये हो गया, जिसके ई कैसे निकालते हैं? 0.0591 बाई टू लॉग ऑफ C2/C1। इसी तरीके से क्या हो गया? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हो गया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड का यूज होगा। नेक्स्ट क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जिसके ई नॉट में पॉजिटिव कर देंगे। गैस आयन इलेक्ट्रोड यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ये दिया गया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद, वीडियो देखने के बाद, आप लोग खुद से एक दो बार उसको पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। आप लोग फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ सेल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो आप लोग इसको पहले याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि आयंस में टूटना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑर्डर होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन क्या होता है? के प्लस सबसे कम डिपोजिट होगा, Ca2 प्लस उससे कम। इसी तरीके से Au3 प्लस क्या होता है? सबसे ज्यादा डिपोजिट होता है, ठीक है। फेराडे ने दो इलेक्ट्रोलिसिस का ला दिया था। फर्स्ट ला क्या होता है? W = Z I T, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? W = ZQ, क्योंकि Q क्या होता है? चार्ज होता है, Q = IT होता है, ठीक है। जेड क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सेकेंड ला, डब्ल्यू वर्क
वर्क नहीं है यहाँ पे, डब्ल्यू क्या है, वेट है, ठीक है। वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो W1/E1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, W2/E2। और यहाँ से ई किसके बराबर आ जाएगा, जेड क्या होता है, Z = E/N होता है, ठीक है। तो W/E क्या होता है, I × T × करंट इफिशियंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय 96,500, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराड। ठीक है। करंट इफिशियंसी क्या होती है, एक्चुअल मास डिपॉजिटेड बाय प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास डिपॉजिटेड बाय प्रोड्यूस्ड इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर साइमल्टेनियस डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड FeF कैथोड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट इसकी उल्टी उल्टे लिख देंगे तो क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, और इसको क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, MHO। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी के उल्टा, तो K = 1/ρ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा क्या है, K × 1000/नॉर्मेलिटी, मोलर में क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू L/A। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक क्या होता है, सेल कांस्टेंट। कोलरास लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा एम ऑफ ए सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, लैम्डा MC = लैम्डा इन्फिनिटी M - B√C। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटी = M+ इंटू लैम्डा पॉजिटिव, दैट इज इनिशियल चार्ज का क्या होता है, सम। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी हो गया AlCl3, इसका निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका कैसे लिखेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट, दैट इज डिसोसिएट किस में होता है, Al3+ + 3Cl-, तो क्या लिखेंगे, एक ही आयन है तो 1 × लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3+ + 3, नंबर ऑफ आयन क्या है 3 × लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl। ठीक है, इस तरीके से लैम्डा AlCl3 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो वही दिया हो। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ क्या हो गया, कि कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए हो गया। सिमिलरली जैसा मैं बताया हूँ, लैम्डा एम CH3COH हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो CH3CONA के हेल्प से निकालेंगे। CH3CONA प्लस HCl को ऐड कर देंगे, उससे NaCl घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम लोग निकालते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट एम, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C α² / 1 - अल्फा। ठीक है। सॉलिबिलिटी भी इससे निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है, लैम्डा M इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू K × 1000 बाई सॉलिबिलिटी। KSP क्या होता है, S² होता है इन टर्म ऑफ मोलर वॉल्यूम। ठीक है। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन पर सेकंड अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 V/cm। ठीक है, तो बस इतना है, इसका देखने की जरूरत है, जो डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर कभी कभी पूछ लेता है। TC क्या होता है, म्यू C डिवाइडेड बाय म्यू A प्लस म्यू सी। TC क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, TA क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। और म्यू क्या होता है, मोबिलिटी होता है। ठीक है। एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ कि कभी कभी पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम अगर Al3++3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज कितना इन्वॉल्व होगा। तो हमेशा देखो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, और 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 1 मोल के लिए कितना होगा, 3 फैराडे। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही फैराडे चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट। तो ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूला थे सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर लीजिए। और इसका जो PDF है, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए इसको। मैं अभी अपलोड कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करिए, वीडियो को देखिए, PDF को पढ़िए, रिवाइज करिए, फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अगर आपने इतना भी कर लिया तो लगभग आपका 80% हो जाएगा। मैं 100% किसी भी चीज को नहीं बोलता, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रहनी जरूरी है। और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपका 80% काम हो जाएगा, अगर आपने इतना रिटेन कर लिया तो। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।